पुराने जमाने की बात है कि एक बादशाह था जिसका नाम सुल्तान था। वह अपनी बादशाहत में बहुत मशहूर था। सुल्तान की सल्तनत में लोग खुशहाल थे, बाजारों में रौनक थी और महल के दरवाजे हमेशा आम लोगों के लिए खुले रहते थे। एक दिन बादशाह अपने कुछ साथियों के साथ शिकार के लिए जंगल गया। बादशाह को शिकार का बहुत शौक था और उसके साथ उसका वफादार वजीर भी मौजूद था। जंगल के बीच पहुंचकर बादशाह ने अपने वजीर से कहा, यह हमारा कानून होगा कि जो शख्स सबसे पहले हिरण को देखेगा वही शिकार करेगा, बाकी सब आराम करेंगे। यह ऐलान सुनते ही सब लोग तैयार हो गए। हर कोई चाहता था कि सबसे पहले हिरण देखे ताकि शिकार का मौका उसे मिले और बादशाह की नजर में खास हो जाए। जंगल घना था, पेड़ ऊंचे थे और जगह जगह खतरनाक जानवर भी मौजूद थे। बादशाह सुल्तान ने जैसे ही एक हिरण को देखा जो तेजी से जंगल में दौड़ रहा था, फौरन वजीर से कहा, तुम सब आराम करो, ये मेरा शिकार है, मैं खुद ही इसे पकड़ूंगा। ये कहकर बादशाह ने अपने घोड़े को ऐड लगाई और बिजली की रफ्तार से हिरण के पीछे दौड़ पड़ा। हिरण हैरत अंगेज फुर्ती से छलांगे मारता जा रहा था और बादशाह पूरी ताकत से उसका पीछा कर रहा था। जंगल के घने पेड़ पीछे रह गए और ताक झांकी करते करते बादशाह एक वसी रेगिस्तान में पहुंच गया। यह रेगिस्तान बेहद पुरस्कार लग रहा था। दूर दूर तक रेत के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। हर तरफ तेज गर्म हवाएं चल रही थीं और सूरज आग बरसा रहा था। हिरण कहीं गायब हो चुका था, जैसे जमीन निगल गई हो। इतने लंबे ताकुब के बाद बादशाह और उसका घोड़ा दोनों सख्त प्यास महसूस करने लगे। लेकिन हैरत की बात यह थी कि पूरे रेगिस्तान में पानी का नामोनिशान नहीं था। न कोई नदी, न कोई चश्मा, न कोई कुआं, सिर्फ बेरहम रेत हर तरफ फैली हुई थी। बादशाह ने सोचा, यह कैसा मुकाम है, मैं कहां पहुंच गया हूं, हिरण कहां गायब हो गया, और सबसे बढ़कर मैं पानी कहां से हासिल करूं। अब बादशाह को एहसास होने लगा कि शायद वह किसी अजीब आजमाइश में फंस चुका है। उसने प्यास से निढाल होकर पानी की तलाश शुरू की। उसने अपने घोड़े को मोहब्बत से थपकी दी और आहिस्ता आहिस्ता साथ चलने को कहा। दोनों थके हुए थे, लेकिन उम्मीद का दामन थामे रेत पर कदम बढ़ाते रहे। कई मील चलने के बाद अचानक बादशाह की नजर दूर एक चमकते हुए चश्मे पर पड़ी। रेत की तपती जमीन पर वह पानी का ठंडा चश्मा किसी ख्वाब से कम न था। बादशाह ने खुशी से अपने घोड़े की रफ्तार तेज की और चश्मे की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह करीब पहुंचा, उसने देखा कि वहां 3 लड़कियां पानी भर रही थीं। बादशाह ने घोड़े से उतरकर उनमें से एक लड़की से कहा, हमें सख्त प्यास लगी है, मुझे और मेरे घोड़े को पानी पिला दो। लड़की, जो मिट्टी के घड़े में पानी भर रही थी, बगैर किसी झिझक के बोली, खुद पी लो और अपने घोड़े को भी पानी दे दो, मैं क्यों दूं? बादशाह, जो हमेशा अपने दरबार में हुक्म चलाने का आदी था, इस बेपरवाह जवाब पर दंग रह गया। उसे अंदाजा हो गया कि यह लड़की नहीं जानती कि वह किसी आम मुसाफिर से नहीं बल्कि बादशाह से बात कर रही है। बादशाह ने लड़की की आंखों में झांका और नरमी से पूछा, क्या तुम्हें मालूम है कि मैं कौन हूं? लड़की मुस्कुराई और बोली, नहीं, और मुझे इससे फर्क भी नहीं पड़ता। यहाँ हर मुसाफिर को अपनी प्यास खुद बुझानी पड़ती है। लड़की की बातें सुनकर उसकी सहेलियां हंसने लगीं। वह एक अजीम सल्तनत का हाकिम था, जिसके एक इशारे पर लोग सर झुका देते थे, और यहाँ एक आम देहाती लड़की न सिर्फ उसकी बात टाल रही थी, बल्कि उस पर हंस भी रही थी। लेकिन बादशाह ने अपनी अना को काबू में रखा, खामोशी से चश्मे से पानी पिया और अपने घोड़े को भी पिला दिया। ठंडे पानी ने उसकी थकन तो दूर कर दी, मगर उसके दिल में एक नया खलबलाहट पैदा कर दी। मैं इस लड़की से बदला जरूर लूंगा। वह दिल ही दिल में मुस्कुराया और सोचा, यह एक मामूली गांव की लड़की है, इसे अंदाजा नहीं कि उसने किससे बात की है। मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि यह जिंदगी भर याद रखेगी। वह आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे पीछे चलने लगा, यहाँ तक कि वह उसके घर तक पहुंच गया। ये एक सादी सी घास फूस की झोंपड़ी थी, जो एक आम देहाती जिंदगी की अक्स थी। बादशाह के लिए यह हैरत अंगेज था कि एक ऐसी निडर लड़की, जिसने उस पर हंसने की जुर्रत की, इतनी मामूली जगह पर रहती थी।
बादशाह ने दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ लम्हों बाद दरवाजा खुला और एक उम्र रसीदा आदमी बाहर आया। उसकी आंखों में हैरानी थी, जैसे वह सोच रहा हो कि यह कौन है। बूढ़े ने नरमी से कहा, फरमाइए, आप कौन हैं और कैसे आना हुआ? बादशाह ने एक संजीदा मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मैं बादशाह सुल्तान हूं, इस सरजमीन का हाकिम। यह सुनकर बूढ़ा आदमी हैरत में पड़ गया। उसने बादशाह को बिठाया और जो भी घर में मौजूद था पेश किया। फिर बादशाह ने वह बात कही जिसने सबको हैरान कर दिया, मैं आज तुम्हारे गांव में मेहमान हूं और तुम्हारी मेहमान नवाजी ने मुझे बहुत मुतासिर किया है। मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूं। ये सुनते ही बूढ़े की आंखें हैरत से फैल गईं। अंदर से वही लड़की जिसने चश्मे पर बादशाह को पानी देने से इनकार किया था, दरवाजे की दर्ज से ये सब सुन रही थी। लड़की के बाप ने नरमी मगर मजबूत लहजे में कहा, बादशाह सलामत, हम गांव वाले सादे लोग हैं। हम अपनी बिरादरी से बाहर कोई रिश्ता नहीं करते। आप तो एक अजीम बादशाह हैं, सल्तनत के मालिक। अगर कल को आपकी सल्तनत पर हमला हो जाए, आपको कैद कर दिया जाए या इधर उधर कर दिया जाए तो मेरी बेटी का क्या होगा? और दूसरी बात कि बादशाह के पास कोई हुनर तो होता नहीं, वो कामकाज नहीं जानता, तो मेरी बेटी कैसे जिंदगी गुजारेगी? ये सुनकर बादशाह सुल्तान गहरी सोच में पड़ गया। ये बात उसके लिए नई थी। वो एक ताकतवर बादशाह था जिसके एक इशारे पर सब कुछ मुमकिन था, लेकिन आज एक देहाती ने उसे ऐसा सवाल किया जिसका जवाब उसके पास नहीं था। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर बादशाह ने संजीदगी से कहा, आपकी फिक्र बजा है, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत और वादे में सच्चा हूँ। मैं अपनी जायदाद का एक हिस्सा आपकी बेटी के नाम कर दूंगा ताकि उसका मुस्तकबिल महफूज रहे, और सबसे बढ़कर मैं खुद भी कोई हुनर सीखने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर लड़की जो अंदर छिपकर बातें सुन रही थी हैरान रह गई। क्या वाकई एक बादशाह हुनर सीखने के लिए तैयार है? बादशाह सुल्तान की पेशकश सुनकर लड़की के बाप ने कुछ देर सोचा, फिर गहरी नजर से बादशाह को देखते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम वाकई अपनी बात के सच्चे हो तो हमें साबित करके दिखाओ। हम गांव वाले खजूर के पत्तों से दरियां, मुसल्ले और टोकरियां बनाते हैं। अगर तुम ये काम सीख लो तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा। यह एक गैर मुतवक्के शर्त थी, लेकिन बादशाह पीछे हटने वाला नहीं था। वो मुस्कुराकर बोला, मैं तैयार हूँ। अगले दिन बादशाह गांव के बुजुर्गों और हुनरमंद लोगों के साथ बैठ गया। खजूर के पत्तों को तोड़ने, छीलने और उन्हें मुख्तलिफ अशकाल में बुनने का तरीका सीखने लगा। वो निहायत ज़हीन और तालीम याफ्ता था, इसलिए चंद ही दिनों में दरियां, मुसल्ले और टोकरियां बनाने में माहिर हो गया। उसने सादा दरियों पर खूबसूरत डिजाइन बनाना सीखा। रंगीन पत्तों की मदद से नज्म और आर्ट वाले डिजाइन दरियों और मसल्लों पर बुनने लगा। उसकी बनाई हुई चीजें इतनी खूबसूरत थीं कि पूरे गांव में उनका चर्चा होने लगा। जब बादशाह ने अपने हाथ से बनाई हुई चीजें लड़की के वालिद के सामने रखीं, तो गांव के सब लोग हैरान रह गए। बुजुर्ग आदमी ने बादशाह के काम को गौर से देखा, फिर मुस्कुरा कर कहा, तुमने न सिर्फ हमारा हुनर सीखा बल्कि उसे एक नई खूबसूरती भी दी। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करने पर राजी हूँ। आखिर वो दिन आ ही गया जब बादशाह की शादी सकीना के साथ हो गई। गांव वालों ने सादगी मगर खुशी से ये शादी मनाई। शादी के बाद बादशाह सकीना को अपने साथ महल ले आया। जैसे ही बादशाह सुल्तान अपनी नई दुल्हन सकीना के साथ महल वापस पहुंचा, पूरे दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई। वजीरों, अमीरों और दरबारियों ने बादशाह की वापसी का जश्न मनाया। शानदार दावतों का एहतमाम किया गया, मौसीकी बजाई गई और पूरे शहर में खुशी का समा कायम हो गया। सब बादशाह को मुबारकबाद दे रहे थे कि वो न सिर्फ सलामत वापस आया बल्कि अपनी मल्लिका को भी साथ लाया। लेकिन जैसे ही जश्न खत्म हुआ, बादशाह ने अचानक एक हैरानकुन हुक्म जारी कर दिया, मल्लिका सकीना को कैद में डाल दिया जाए। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। वुज़रा और सिपह सालार हैरान रह गए। महल के वुज़रा एक दूसरे की तरफ देखने लगे और सब सोचने लगे कि बादशाह ये कैसा फैसला कर रहा है। मगर बादशाह सलामत, ऐसा क्यों? वज़ीर आज़म ने हिम्मत करके पूछा।
बादशाह की आंखों में इंतकाम की चमक थी। वो संजीदा लहजे में बोला, ये वही लड़की है जिसने एक दिन मुझे पानी देने से इनकार कर दिया था और मेरा मजाक उड़ाया था। मैंने उसी दिन फैसला कर लिया था कि उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा जो ये कभी ना भूले। यह सुनते ही सब दरबारी हैरान और परेशान हो गए। वो नहीं चाहते थे कि बादशाह ऐसा जालिमाना फैसला करे, मगर कोई उसके हुक्म की नाफरमानी भी नहीं कर सकता था। महल के सिपाहियों ने हुक्म की तामील करते हुए सकीना को पकड़ा और कैद खाने की तरफ ले जाने लगे। सकीना, जो अब तक चुप थी, मुस्कुरा कर बोली, बादशाह सलामत, मैं जानती थी कि आपके दिल में इंतकाम की आग है, मगर अब जो चाहे कर लें, पर होगा वही जो मेरा रब चाहेगा। सकीना को महल के कैद खाने में डाल दिया गया। वहां सिर्फ रोटी और पानी दिया जाता था। वो एक सादी देहाती लड़की थी जिसने कभी इतनी सख्त आजमाइश का तसव्वुर भी नहीं किया था। हर रात वो ठंडी दीवार से टेक लगाकर अल्लाह से मदद मांगती, ऐ अल्लाह, मेरा दिल किसी को तकलीफ देने का इरादा नहीं रखता था। अगर मैंने नादानी में बादशाह का दिल दुखाया तो मुझे माफ फरमा। मुझे इस कैद से रिहाई दे और मेरे हक में बेहतरीन फैसला फरमा। उधर बादशाह सुल्तान महल में मसनद-ए-शाही पर बैठा अपने इंतकाम की फतह का जश्न मना रहा था। वो सोचता था कि अब सकीना को एहसास होगा कि बादशाह का मजाक उड़ाने का अंजाम क्या होता है। दिन गुजरते गए, मगर अजीब बात यह थी कि सकीना कैद में कमजोर होने के बजाय और ज्यादा पुरज़्म होती जा रही थी। वो न रोती थी, न ही बादशाह से रहम की दरख्वास्त करती थी। वो सिर्फ अल्लाह से दुआ करती और सब्र करती। मगर किस्मत के खेल भी अजीब होते हैं। एक दिन बादशाह ने दोबारा शिकार पर जाने का फैसला किया। इस बार वो मजीद दूर जाने की ख्वाहिश में अपने साथियों के बिना अकेला ही घोड़े पर निकल पड़ा। वो हिरन का ताकुब करते करते अपनी ही सल्तनत की सरहद पार कर चुका था। यह दूसरी सल्तनत थी जिसके सिपाहियों ने जैसे ही एक अजनबी शिकारी को अपनी जमीन पर पाया, फौरन उसे गिरफ्तार कर लिया। जब सिपाहियों ने उस अजनबी शिकारी को अपने बादशाह के दरबार में पेश किया तो उन पर हैरत का पहाड़ टूट पड़ा। ये कोई आम शिकारी नहीं, बल्कि एक बड़ी सल्तनत का बादशाह सुल्तान था। दूसरी सल्तनत के बादशाह ने कहकहा लगाकर कहा, तो तुम हो वो मगरूर बादशाह जो दूसरों पर जुल्म करता है। आज से तुम हमारे कैदखाने में जिंदगी गुजारोगे। बादशाह को फौरन अंधेरे कैदखाने में डाल दिया गया, जहां उसे सिर्फ रोटी और पानी मिलता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने सकीना के साथ किया था। अंधेरे कैदखाने में बैठा बादशाह सुल्तान शदीद परेशानी में मुब्तला था। अब उसे एहसास हो रहा था कि उसने सकीना के साथ कितना बड़ा जुल्म किया। वो दिन रात सकीना को कैद में रखने पर खुश होता था और अब खुद उसी हाल में था। ऐ अल्लाह, मैंने सकीना पर जुल्म किया, मैंने अपनी ताकत का गुरूर किया, मुझे एक मौका दे ताकि मैं अपनी गलती ठीक कर सकूं। कुछ दिन बाद बादशाह ने सोचा कि उसे कोई चाल भी चलनी होगी ताकि वो यहाँ से बाहर निकल सके। एक दिन जब पहरेदार कैदखाने के बाहर मौजूद था, बादशाह ने नरम लहजे में कहा, तुम मेरा वक्त बर्बाद होते देख रहे हो, मगर मैं एक कीमती हुनर जानता हूँ। खजूर के पत्तों से बेहतरीन चटाइयाँ, दरियाँ और जानमाज बनाना जानता हूँ। अगर तुम मेरे लिए कुछ खजूर के पत्ते ले आओ तो मैं तुम्हारे लिए कीमती चीजें बना सकता हूँ और तुम उन्हें बाजार में बेचकर पैसे कमा सकते हो। वैसे भी मैं यहाँ फारिग बैठा रहता हूँ, तो क्यों ना तुम्हारी मदद हो जाए। पहरेदार, जो एक लालची आदमी था, फौरन मान गया। अगले दिन वो खजूर के पत्ते ले आया और बादशाह ने काम शुरू कर दिया। बादशाह ने बड़ी महारत से खूबसूरत दरियां और मुसल्ले बनाए और पहरेदार से कहा, ये बाजार में बेच दो, देखना तुम्हें पैसे मिलेंगे। पहरेदार दरियां और मुसल्ले लेकर बाजार गया और हैरान रह गया जब लोगों ने फौरन खरीद लिए। वो खुश हो गया और फौरन मजीद खजूर के पत्ते बादशाह को देने लगा। अब बादशाह के पास एक मौका था, वो पहरेदार का मुकम्मल एतमाद हासिल कर सकता था। एक रात जब कैद खाने में सब खामोश थे, बादशाह ने एक नई दरी बनानी शुरू की। अगले दिन जब पहरेदार आया तो बादशाह ने जानबूझकर थोड़ी सी थकन जाहिर की और बोला, आज मैंने बहुत मेहनत की है, ये खास दरी है
इस पर मेहनत ज्यादा लगी है। अगर तुम इसे बाजार में किसी अमीर आदमी को बेचो तो खूब मुनाफा होगा। पहरेदार लालच में आ गया और वो दरी बाजार लेकर चला गया। इत्तेफाक से वो दरी एक अमीर मुसाफिर ने खरीद ली जो बादशाह की सल्तनत से आया था, लेकिन यह कोई आम दरी नहीं थी। बादशाह ने पत्तों के दरमियान बारीक चमड़े के टुकड़े छुपा दिए जिन पर खुफिया पैगाम लिखा गया था। जब वो अपनी मंजिल पर पहुंचा तो उसने दरी को खोलते वक्त एक अजीब चीज महसूस की। यह क्या है? इसके अंदर कुछ है। जब उसने दरी को गौर से देखा तो खुफिया पैगाम उसके हाथ आ गया। मैं बादशाह सुल्तान हूँ, मुझे दुश्मनों ने कैद कर रखा है। जो भी यह पैगाम पढ़े मेरी सल्तनत तक पहुंचाए। मेरे वजीर से कहना कि वो मुझे बचाने के लिए आए। यह पैगाम दरी के अंदर इतनी महारत से छुपाया गया था कि बाहर से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो मुसाफिर फौरन बादशाह सुल्तान की सल्तनत पहुंचा और वजीर को पैगाम दिया। बादशाह सुल्तान का खुफिया पैगाम जब वजीर तक पहुंचा तो दरबार में हलचल मच गई। सब हैरान और परेशान थे कि बादशाह को दुश्मन सल्तनत ने कैद कर रखा है। वुज़रा ने सोचा कि अगर वो जंग करते तो बहुत नुकसान हो सकता था और दुश्मन बादशाह को नुकसान भी पहुंचा सकते थे। इसलिए उन्होंने एक चालाक हिकमत अमली अपनाने का फैसला किया। बादशाह का सबसे अक्लमंद वजीर कमालुद्दीन आगे बढ़ा और कहा, हम जंग नहीं करेंगे बल्कि दुश्मन सल्तनत के बादशाह से ऐसा मुआहदा करेंगे कि वो खुद बादशाह सुल्तान को रिहा कर दे। वजीरों ने फौरन ही सल्तनत के सबसे ज़हीन सफीर को मुंतखब किया जो सफारती मामलों में महारत रखता था। यह सफीर बेहतरीन लिबास में कीमती तोहफे लेकर दुश्मन सल्तनत के दरबार में पहुंचा और वहां के बादशाह से मुलाकात की। सफीर ने निहायत अदब से कहा, आला मर्तबत, हम लड़ाई नहीं चाहते बल्कि आपसे एक मुआहदा करना चाहते हैं। हमारे बादशाह को कैद में रखना आपके लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। दुश्मन बादशाह हैरान होकर बोला, वो कैसे? सफीर ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, बादशाह सुल्तान की सल्तनत में कई कीमती तिजारती रास्ते हैं जो आपके मुल्क के ताजिरों के लिए भी बहुत फायदेमंद हैं। अगर बादशाह सुल्तान की रिहाई हो जाए तो हम आपके साथ तिजारती मुआहदा कर सकते हैं जिससे दोनों सल्तनतों को फायदा होगा। दूसरी सल्तनत के बादशाह ने गौर किया और सोचने लगा, अगर वो सुल्तान को कैद रखता तो दोनों सल्तनतों के ताल्लुकात खराब हो सकते थे और मुस्तकबिल में कोई बड़ी जंग भी हो सकती थी। उसे मुआहदा ज्यादा फायदेमंद लगा। उसने फौरन हुक्म दिया, बादशाह सुल्तान को रिहा कर दो। जब बादशाह सुल्तान को कैद से बाहर निकाला गया तो वो हैरान था कि आखिर उसकी रिहाई कैसे मुमकिन हुई। जब उसे बताया गया कि वजीर ने जंग के बजाय सफारत से काम लिया तो वो अपने महल में वापस पहुंचा जहां उसका भरपूर इस्तकबाल किया गया। लेकिन अब वो बदल चुका था। वो फौरन महल के सबसे गहरे कैदखाने में गया जहां सकीना कैद थी। सकीना बोली, तो आखिर आ ही गए? क्या देखने आए हो कि मैं टूट चुकी हूं या नहीं, या फिर ये तसल्ली करने कि तुम्हारा जुल्म कामयाब रहा? क्या तुम मेरी बर्बादी देखने आए हो ताकि तुम्हारी बदले की आग को कुछ ठंडक पहुंच सके? बादशाह बोला, सकीना, मैंने तुम पर जुल्म किया। मैं तुमसे मुआफी मांगने और अपनी गलतियों का इजाला करने आया हूँ। जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया वो गलत था सकीना। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। सकीना आजाद हुई और बादशाह को माफ कर दिया। बादशाह ने न सिर्फ सकीना को आजाद किया बल्कि उसे महल की सबसे इज्जतदार खातून बनाया और अपनी सल्तनत में इंसाफ और महारतों की तरक्की के लिए काम किया। अब वो वही बादशाह था, मगर पहले से ज्यादा दाना, रहमदिल और समझदार।